अब लोग जानेंगे कि डिमांड क्या होता है, ठीक है। अब डिमांड क्या होता है ये जानने के लिए आपको डिजायर पता होना चाहिए, आपको वांट्स और नीड्स, फिर जाके आपको पता चलेगा भाई डिमांड होता क्या है। और ऐसा नहीं किसी पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ भी देता है कभी कभी, इसलिए भी जानना आपको जरूरी है, ठीक है। डिजायर जो होता है बच्चों, डिजायर तो आपका अनलिमिटेड होता है। इंसानी डिजायर, इंसान का ख्वाहिश कि भाई हम ये करेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, बहुत तरह का डिजायर होता है। तो डिजायर क्या होता है हम लोग का? डिजायर हम लोग का अनलिमिटेड होता है। आप इकोनॉमिक्स से पढ़े होंगे कि ह्यूमन वांट्स क्या होता है, आपका अनलिमिटेड डिजायर का होता है, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है क्या? ये आपका कहलाता है आपका डिजायर, जो बड़ा वाला सर्कल है ये आपका क्या कहलाएगा? डिजायर, ठीक है। अब डिजायर तो वो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जो बेसिक नीड्स है सर्वाइवल के लिए, बेसिक नीड जैसे कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान, हालांकि आज का मॉडर्न डेट में आपका टीवी, मोबाइल, आपका कूलर, फ्रिज, ये सभी आपका बेसिक रिक्वायरमेंट में आ गया कि हर हाल में ये भी तो होना ही चाहिए। तो ये क्या होगा आपका? ये हो गया हम लोग का क्या? बेसिक नीड्स, यानी कि नीड्स एंड वांट्स, इस भाई सर्वाइवल का कम से कम इतना तो चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका अर्जेंट में जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? डिमांड। अब अर्जेंट में आने का मतलब क्या हो गया? आप मान लीजिए आपका ख्वाहिश तो बहुत सारा बड़ा बड़ा था, आपको ये भी पता है कि भाई कम से कम इतना बेसिक में चाहिए, रोटी, कपड़ा, फूड, क्लोथ और शेल्टर मिनिमम चाहिए। पर कल चल के पड़ गए आप बीमार, और अगर आप बीमार पड़ जाइएगा तो आपको अर्जेंट में क्या चाहिए? अर्जेंट में चाहिए भाई आपको मेडिसिन। तो आपको अर्जेंट में मेडिसिन चाहिए, तो मेडिसिन है आपका क्या? डिमांड। आपको अंतर समझ में आ गया? अर्जेंट में जो चीज खरीदना पड़ जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिमांड। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लैंग्वेज में देखेंगे कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए हुआ क्या? डिजायर का। तो डिजायर में लिखा हुआ जस्ट अ विश टू हैव समथिंग, कुछ भी मतलब होने का ख्वाहिश रखना, क्या आपका डिजायर कहला रहा है। वांट्स और नीड्स किसको बोलते हैं? डिजायर एक प्रकार का डिजायर ही होता है, दैट आर मोर स्पेसिफिक एंड शेप बाय कल्चर एंड लाइफस्टाइल। जैसे बताएं, ख्वाहिश बहुत सारा होता है, लेकिन उस ख्वाहिश में भी आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है सर्वाइवल के, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, उसको क्या बोलेंगे? वांट्स और नीड्स। और डिमांड क्या हो गया? जो अर्जेंट में आपको जरूरत पड़ जाए। अब व्हेन वांट इज बैक्ड बाय मनी एंड विलिंगनेस टू बाय, उसको क्या बोलेंगे? डिमांड। भाई पैसा भी है और खरीदने को भी तैयार है, तो क्या कहलाएगा? वो डिमांड, ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ पर देखिए, हम लोग एक इकोनॉमिक्स का टर्म में, मतलब इसको ऐसे प्रॉपर लैंग्वेज में लिखते हैं, क्या कहलाएगा? डिजायर वांट प्लस परचेसिंग पावर प्लस आपका विलिंगनेस टू पे। आसान भाषा में, आपके पास आपका डिजायर भी होना चाहिए, आपके पास पैसा भी होना चाहिए, और आप खरीदने को तैयार भी हैं, ठीक है। तीनों में इसको एक चीज नहीं होगा तो आप ये नहीं कर पाइएगा। हालांकि ये परचेसिंग पावर वाला जो बात है, पैसा नहीं भी होगा तो आप पैसा लेकर के आइएगा, लेकिन अपना डिमांड को फुलफिल कीजिएगा, क्योंकि वो जरूरी होता है। जो वांट डिमांड का खासियत ये होता है ना, वो जनरली अर्जेंट ही होता है, अर्जेंट नीड में आता है वो। जब वो अर्जेंट नीड हो जाए ना, तब क्या कहलाएगा? वो आपका वो डिमांड। जब आपका नीड, ये सब डिजायर और वांट जब आपका अर्जेंट में आ जाए, तब क्या कहलाएगा? वो डिमांड। जैसे कि मेडिसिन का उदाहरण दिया आपको, ये मेडिसिन जो उदाहरण दिए वो आपको उसी केस में आता है, अर्जेंट में। अब मान लीजिए मैरिज है, घर में शादी है, तो आप चाहिएगा ना भाई आपका बहन या बेटी जो भी होंगे, उनको आप उनका शादी एकदम धूमधाम से करें, तो भले ही भाई उधार ही क्यों ना ले ले, कर्जा ही क्यों ना ले, लेकिन अच्छा सजावट हो, खाने पीने का सुविधा अच्छा हो, सब कुछ का व्यवस्था बढ़िया से हो, तो क्या है वो आपको अर्जेंट नीड में आएगा, उसको क्या बोलेंगे? डिमांड। तो आपको तीनों में क्लियर कट डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अब सीधा देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में पहला डिमांड क्या है? प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड यानी कि जो प्राइस से रिलेटेड हो, यानी कि प्राइस का क्या डिमांड में इंपैक्ट पड़ेगा। सो सिंपल भाषा में, प्राइस अगर बढ़ता है तो आपका डिमांड घटेगा, प्राइस अगर घटता है तो डिमांड आपका बढ़ेगा। ये आप अपना इकोनॉमिक क्लास में बचपन में पढ़े होंगे, सिंपल भाषा में यही। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइस डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट कंज्यूमर इज एंड एबल टू विलिंग एंड एबल टू बाय डिफरेंट प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। अब ये जो कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट को बाद में देखेंगे, यहां से यहां तक जो पढ़िएगा उसका सिंपल मतलब क्या दे रहा है कि भाई प्राइस को बढ़ाने या घटाने से डिमांड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, और उसका लॉ क्या है? सिंपल यही है। इसी को शायद हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। तो सिंपल क्या है? प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटाओगे तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, इसको जब हम आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाएंगे तो उसको आपको डिटेल में बताएंगे बाद में। अब आगे बढ़ते हैं, इनकम डिमांड। इनकम डिमांड यानी कि पर्सन का इनकम के हिसाब से, पर्सन का इनकम के हिसाब से आपका डिमांड इन्फ्लुएंस होगा, जैसा इनकम वैसा आपका डिमांड होगा।
अब इसका जब रिलेशनशिप निकालिएगा, अगर आप क्लास 11 पढ़े होंगे तो इनकम का आपको आइडिया होगा, वाई से डिनोट करते हैं, आई से नहीं। तो अगर इनकम बढ़ता है तो उसमें आप दो गुड्स आता है, एक आपका आएगा नॉर्मल गुड्स और एक आपका आता है क्या, इन्फेरियर गुड्स। आता है कि नहीं, दो गुड्स आता है। अब नॉर्मल गुड्स में इनकम को लेकर बोला जाता है कि अगर इसमें इनकम बढ़ता है तो आपका नॉर्मल गुड्स क्या होगा, आपका नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा। इसका उल्टा होगा कि अगर आपका मान लीजिए सैलरी कम हो गया, इनकम आपका कम हो गया, तो आप नॉर्मल गुड्स को भी कंज्यूम भी कम कर दीजिएगा, ये सब बोला जाता है। इन्फीरियर गुड्स में इसका जस्ट उल्टा होगा। अगर पैसा बढ़ता है भाई, तो पहले जो सस्ता चीज खा रहे यूज कर रहे थे या सस्ता चीज उसको छोड़ देंगे, छोड़े क्या होगा, अच्छा चीज कंज्यूम करेंगे। तो छोड़िएगा तो क्या होगा, आपका इन्फीरियर गुड्स का जो इन्फीरियर गुड्स है उसको डिमांड क्या होगा, गिरेगा। इसी को बोलते हैं क्या, इनकम डिमांड। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि विद इंक्रीज इन इनकम ए पर्सन में शिफ्ट फ्रॉम यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू यूजिंग अ पर्सनल व्हीकल। अगर एक पर्सन का अगर सैलरी बढ़ता है तो जो पहले भाड़ा गाड़ी में यानी बस में जाता था, अब वो किस में जाएगा, अपना अपना बाइक खरीद लेगा, फुर फुर करके उसमें वो उड़ के चला जाएगा। जॉइंट डिमांड, जॉइंट डिमांड बोलने का मतलब क्या होता है, जॉइंट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर टू और मोर गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, यानी कि जहां पर दो गुड्स को एक साथ इस्तेमाल किया जाए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, जॉइंट डिमांड। जैसे कि कार एंड पेट्रोल, कार चालू कीजिएगा तो भाई पेट्रोल चाहिए होगा, तो दोनों एक साथ कंज्यूम हो रहा है कि नहीं, दैट आर यूज्ड टुगेदर, यानी कि दोनों एक साथ कंज्यूम, दोनों को एक साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका जॉइंट डिमांड। जहां पर दो गुड्स का कंजम्पशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो, एक साथ हो रहा हो, ठीक है। कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर अ गुड्स दैट कैन बी यूज मल्टीपल पर्पस, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसका हम लोग मल्टीपल पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि क्या, मिल्क, मिल्क बहुत बेटर एग्जांपल है। अब अमूल कंपनी है, अमूल कंपनी आप जान रहे हैं, अब अमूल कंपनी के पास दूध तो लिमिटेड ही होगा ना बच्चों, ऐसा नहीं अनलिमिटेड दूध होगा, जितना भी होगा 1000 लीटर 2000 लीटर या 1000 जितना भी लीटर उसके पास दूध होगा, उस दूध के पास लिमिटेड होगा। अब उस दूध में उसका सा दूध में सोचता क्या होगा भाई कि कितना को हम दूध में केवल बेच दें, कितना का हम लस्सी बना दें, ठीक है, कितना दूध को हम पनीर बना दें, कितना दूध को हम दही बना दें, है कि नहीं। यानी कि एक ही प्रोडक्ट आपका मल्टीपल प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, मल्टीपल मल्टीपल पर्पज में यूज हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट डिमांड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये एग्जांपल हम बता रहे हैं इसलिए इस एग्जांपल सबको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक ना। फिर एक कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड मतलब बोलने का मतलब क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन लीड्स टू डिक्रीज इन अदर। आसान भाषा में कॉम्पिटिटिव यानी क्या, कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिटिव बोलने का मतलब क्या होगा, कॉम्पिटिशन कब होगा, जब आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। यहाँ पर लिखा हुआ कहीं सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलने का मतलब क्या हो गया, जहां पर एक गुड्स की जगह आप दूसरे गुड्स को इस्तेमाल कर सकेगा। अगर वो गुड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अगर गुड्स ए मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो गुड्स बी भी सेम टाइप का होगा, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपका भले ही टी और कॉफी लिखा हुआ है, अब ये एग्जाम्पल जो है बहुत बेकार है, पर क्या कीजिएगा, यही एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और क्योंकि यही दिया हुआ है तो आपका एग्जाम में भी यही पूछेगा। आपका एग्जाम्पल में भले ये बहुत ही घटिया एग्जाम्पल है टी एंड कॉफी, लेकिन जो किताब में दिया हुआ उस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। इससे बेटर एग्जांपल क्या होगा, इससे लाख गुना बेटर एग्जांपल है आपका पेप्सी और कोको कोला, है कि नहीं। आपका अलग अलग टूथपेस्ट, और उसमें आप टूथपेस्ट कंपनी में आ जाए, कोलगेट हो गया, फिर उसमें आपका क्लोजअप, सब सेम टाइप का लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, कॉम्पिटिटिव डिमांड। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए टी का कंजम्पशन अगर बढ़ता है, टी का डिमांड बढ़ता है, ठीक है, तो क्या होगा, कॉफी का डिमांड क्या होगा, कॉफी का डिमांड ऑटोमेटिक गिरेगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ था कि एक का इंक्रीज होने से आदमी लोग क्या करेगा, दूसरा को डिक्रीज कर देगा, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो। डिराइव डिमांड, डिराइव डिमांड बोलने का मतलब होता है डिमांड, डिराइव डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस दैट अराइज फ्रॉम द डिमांड फॉर अनदर गुड्स, यानी कि एक गुड्स दूसरा गुड्स को, मतलब एक डिमांड दूसरा डिमांड को अपने तरफ, मतलब उसको जरूरत पड़ रहा है, अगर एक डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको दूसरा डिमांड फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको घर बनाना है, ठीक है, आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, घर बनाने के लिए आपको चाहिए होगा, आपको ईटा चाहिए होगा, आपको सीमेंट चाहिए होगा, आपको छड़ चाहिए होगा, है कि नहीं। तो डिमांड है घर का, लेकिन जरूरत पड़ रहा है क्या, इन सब चीजों का। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्राइव डिमांड, यानी कि एक डिमांड दूसरा डिमांड को अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिमांड फॉर स्टील इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल, यानी कि
फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोबाइल, यानी कि स्टील का डिमांड, यानी कि जो होता है छड़, उसका डिमांड बढ़, अगर क्योंकि स्टील का डिमांड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भाई घर का बनाने का डिमांड बढ़ जा रहा है, आपका बाइक बनाने का डिमांड बढ़ जा रहा है, इसलिए हम आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं। हालांकि ये सभी प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है, जो हम देखें आपको सो बता रहे हैं। आप कभी प्रधानमंत्री आवास योजना सुने हैं, जिसमें गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका पुराना नाम इंदिरा गांधी योजना था, इंदिरा आवास योजना था। उसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट गांव स्तर पे 1.5 लाख रुपए और थोड़ा सा आपका उससे जो बड़ा एरिया होता है, नगर नगर निगम जिसमें आ जाता है, उसमें 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट पैसा देती थी घर बनाने के लिए। तो जब ये नहीं मिलता था ना, जब ये पैसा नहीं मिल रहा था, तो उससे पहले एक ट्रैक्टर ईटा का दाम कितना था, 6,000 रुपया। उस एरिया का हम बात कर रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना सबको घर बनाने के लिए पैसा बांटी, तो ये 6,000 ट्रैक्टर का ईटा का दाम 8 से 9,000 रुपया एक ट्रैक्टर का दाम चला गया था। तो इस तरह से डिमांड होने लगता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डायरेक्ट डिमांड। फिर क्या है, डायरेक्ट डिमांड, और दूसरा नाम क्या है, कंज्यूमर डिमांड। डायरेक्ट डिमांड बोलने का मतलब होता है एक ऐसा गुड्स, फूड, क्लोथ और मोबाइल, एक ऐसा गुड्स जो आपका डिमांड, आपका वांट, आपका नीड को सेटिस्फाई कर दे। जहां पर देखिए लिखा हुआ है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जैसे कि आपको भूख लगा, अब बाहर से राइस नहीं, ब्रेड ब्रेड उठा कर लाए, खा लिया, आपको भूख क्या होगा, शांत हो गया, आपका नीड्स क्या सेटिस्फाई हो गया, तो क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्ट डिमांड। प्यास लगा, फालतू का कोको कोला पीने की जरूरत नहीं है, पानी पीजिए, पानी बेस्ट होता है। पानी क्या आपका तुरंत प्यास बुझा देगा, और वो क्या कहलाएगा, आपका डायरेक्ट डिमांड। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, इनडायरेक्ट डिमांड या प्रोड्यूसर डिमांड या इनपुट डिमांड, ये आपका सिमिलर होता है किसके जैसा, ड्राइव डिमांड की तरह। उसमें देखिए सेम लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। यानी कि एक ऐसा डिमांड, उसी की तरह लगभग लगभग है, एक ऐसा डिमांड, एक ऐसा गुड्स का डिमांड जो दूसरा गुड्स को बनाने में जरूरत पड़ रहा है। जैसे एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ है, मशीन्स और रॉ मटेरियल और टूल्स। अब मशीन बनाइए, जैसे बाइक ही जब बनता है, एक बाइक ही जब बनता है, तो बाइक में तो बहुत सारा अलग अलग कंपोनेंट का जरूरत पड़ता है ना। तो बनेगा बाइक, तो उसके लिए आपको अलग अलग टायर का जरूरत पड़ेगा, फिर अलग अलग जो भी उसका बॉडी पार्ट होता है उसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो ये क्या कहलाता है, आपका इनडायरेक्ट डिमांड, ठीक है। ऑटोनोमस डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड किसको बोलते हैं, ऑटोनोमस डिमांड इज द डिमांड दैट अराइजेस इंडिपेंडेंटली ऑफ डिमांड फॉर अदर गुड्स। यानी कि ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये डिमांड खुद पे इंडिपेंडेंट होता है, ये दूसरा पे निर्भर नहीं होता है। जैसे कि क्या, आपका बेसिक फूड आइटम्स लाइक राइस और व्हीट, ठीक है, ये सब का डिमांड इंडिपेंडेंट होता है, ये दूसरा का ऐसा नहीं है। तो पीछे आप देखें, इन सब में था ना कि एक डिमांड के कारण दूसरा डिमांड, या दूसरा डिमांड प्रोडक्ट को बनाने के लिए दूसरा डिमांड का जरूरत पड़ रहा है। इसमें ऐसा नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है अपने आप में, ठीक है। पेरिशेबल डिमांड, पेरिशेबल डिमांड बोलने का मतलब क्या है, पेरिशेबल डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स दैट कैन नॉट बी स्टोर फॉर लॉन्ग एंड मस्ट बी कंज्यूम क्विकली। जैसे कि क्या, सब्जी, सब एग्जांपल में दूध, फ्रूट्स, वेजिटेबल। पेरिशेबल बोलने का मतलब क्या है, जल्दी खराब हो जाएगा। पेरिशेबल बोलने का मतलब क्या है, जो जल्दी खराब हो जाएगा। तो ऐसा डिमांड जिसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते लंबा समय तक, और उसको जल्दी कंज्यूम करना पड़ेगा, उन सभी प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एक पेरिशेबल डिमांड, ठीक है। सीजनल डिमांड, कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसका डिमांड हम लोग सीजनल में करते हैं। जैसे क्या, अम्ब्रेला सबसे बेस्ट है, उसमें देखने का जरूरत, पढ़ने का जरूरत भी नहीं कुछ। छाता सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। बरसात आएगा तभी छाता जरूरत पड़ेगा, कभी कभी गर्मी भी पड़ता है, ठीक है। अम्ब्रेला ड्यूरिंग रेनी सीजन और वुलन क्लोथ इन विंटर, ठीक है। शॉर्ट टर्म डिमांड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिमांड। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट टर्म रेफर्स टू इमीडिएट और टेम्पररी डिमांड, इमीडिएट और टेम्पररी डिमांड दैट डिमांड्स रिस्पॉन्स क्विकली टू चेंज इन प्राइस और इनकम। यानी कि शॉर्ट टर्म शॉर्ट पीरियड में रहेगा, जैसे जैसे आपका प्राइस और इनकम चेंज होते जाएगा, उसी तरह वो तुरंत तुरंत ये भी चेंज होगा, तो क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म डिमांड। जैसे कि इंक्रीज इन डिमांड फॉर कोल्ड ड्रिंक इन समर, जैसे कि समर जैसे आया तो क्या होगा, वो तुरंत उसका डिमांड स्पाइक कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का, पीना नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग रन डिमांड। लॉन्ग रन डिमांड रेफर्स टू द ओवर लॉन्ग पीरियड अलाउइंग कंज्यूमर टाइम टू एडजस्ट देयर प्रेफरेंस एंड हैबिट। यानी कि ये जो क्या है, तुरंत नहीं छोड़ सकता। अब जैसे गर्मी में क्या है, गर्मी आया तुरंत आप कोल्ड ड्रिंक पिए, फिर छोड़ दिए, मौसम चेंज हो गया तुरंत छोड़ दिए, 3-4 महीने के लिए रहेगा गर्मी, खत्म। लेकिन लॉन्ग टर्म डिमांड ऐसा होता है जिसको तुरंत नहीं छोड़ सकते। जैसे एग्जांपल में क्या, शिफ्ट टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ओवर सेवरल ईयर ड्यू टू हाई पेट्रोल प्राइस। अब पेट्रोल कार से तुरंत इलेक्ट्रिक कार में शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है,
ये बहुत लंबा और टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये था बच्चों टाइप्स ऑफ आपका अलग अलग डिमांड, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड देखिए, सिंपल शब्दों में अगर हम बोले लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड बोलने का मतलब होता है कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज करता है तो आपका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और अगर आपका प्राइस डिक्रीज करता है तो आपका डिमांड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सिंपल शब्दों में बस लॉ ऑफ डिमांड का इतना ही मतलब होता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए पढ़िए एक बार क्या लिखा हुआ है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या होता है सो आपको थोड़ा देर बताते हैं, आगे पढ़ लीजिए। द क्वांटिटी demanded for a goods fall when its price rises and demand rises when its price fall। ये लिखा हुआ है सिंपल भाषा में कि प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड घटेगा, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अब ये जो लाइन लिखा हुआ है कि अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेटरस पेरिबस। ये वाला देखिए, सेटरस पेरिबस कंडीशन, यानी कि और वो चीज, अदर फैक्टर्स, वो सारा फैक्टर्स जो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो डिमांड को चेंज कर सकता है, वो सब क्या होना चाहिए? आपका होना चाहिए आपको वो कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना वो काम नहीं करेगा। कैसे सर? देखिए कैसे काम नहीं करेगा, हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपको एक हैबिट था, आपके पिताजी, अगर आप मान लीजिए रेंट में रहते हैं तो अब आप अपना एक बजट रखे होंगे। मान लीजिए आपके पिताजी 10,000 रुपये आपको भेजते हैं, ठीक है, महीने का खर्चा। इसमें आपको एक अच्छा सा शौक था नारियल पानी पीने का। नारियल पानी पीना सेहत के लिए अच्छी चीज है। आपको डेली शौक था भाई कि सेहत को लेकर के आप कॉन्शियस थे, तो आपको लगा डेली एक नारियल पानी पियेंगे, और आपको पसंद भी था वो, मेन कारण तो ये है। तो मान लीजिए 60 रुपया, 60 रुपये के हिसाब से आप डेली नारियल पानी पीते थे, यानी कि 30 दिन का कितना पैसा हो जाएगा? एक 1800 रुपया, ठीक है। तो आपका बजट था भाई इतना का, और बाकी जो पैसा होता था आप उसको रेंट पे देते होंगे, आप खाना में देते होंगे, और नहाने धोने का साबुन उबुन और जो भी कलम कॉपी किताब जो भी चाहिए होगा उस पर आप पैसा खर्च करते होंगे। और 1800 रुपये आप निकाल के रखे थे क्या भाई? इतना हम हमेशा नारियल पानी पियेंगे, ठीक। अब मान लीजिए लॉ ऑफ डिमांड का बात करते हैं, जहां पर क्या बोला जाएगा? प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटेगा। अब हाइपोथेटिकली मान के चलिए, थोड़ा सा प्राइस हम थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका दाम बढ़ गया, कितना बढ़ करके सीधा हो गया 100। अब 100 के हिसाब से कितना पैसा पड़ेगा? 30 रुपए का हर दिन खाइएगा तो, पीजिएगा तो मतलब 3,000। आपका बजट हो गया, डिस्टर्ब करेगा कि नहीं? अब आप डेली तो नहीं पीने पाइएगा, अगर भाई पैसा तो मतलब बजट आपका कॉस्ट बढ़ गया है, आप पीने में डेली सक्षम नहीं है। तो जो पहले 30 दिन पी थे, हो सकता है उसको 20 दिन पीजिएगा, 10 दिन छोड़ दीजिएगा, तो क्या होगा? इसका डिमांड घटा कि नहीं? अब सेटरस पेरिबस बोलने का मतलब होता है कि अदर फैक्टर कांस्टेंट होना चाहिए तभी लॉ डिमांड काम करेगा। जैसे देखिए यहाँ प्राइस बढ़ा तो आपको मजबूरी में अपना नारियल पानी पीने का जो शौक था, प्राइस बढ़ने पे नारियल पानी पीने का शौक था, उसको थोड़ा कम किए। अब मान लीजिए अदर फैक्टर का यहाँ पर एंट्री होता है, नारियल वाला दाम बढ़ा दिया, 60 से 100 कर दिया, ठीक है। आपके पिताजी कितना भेजते थे? महीना का 10,000। आप घर गए थे, आप पिताजी का अपना पैर हाथ दबाए, पापा खुश हो गए। पापा को जब आप चले आए तो पापा को लगा कि बेटा मेहनत से पढ़ रहा होगा, और खुश थे। तो अब बोले कि बेटा तुम भी क्या याद रखेगा, तुमको 10 की जगह हम पैसा 20,000 भेजेंगे महीना का। हालांकि वो भेजने वाले नहीं है, इतना पैसा किसी को नहीं मिलता है, ये बस समझाने के लिए हम बोल दिए। अब एक बात बताइए, अब आपके पास पैसा डबल है, 20,000 है, कोई फर्क पड़ता है ये 60 से 100 हो गया आपको? अगर आपको सच में पीने का इच्छा था नारियल पानी, आपको 5 पैसा का भी फर्क पड़ेगा कि नारियल पानी 60 से 100 हो गया, पीना बंद कर दे? नहीं, तो आपको इच्छा था ना वो। हर हाल में भाई बहुत पैसा है, पापा भेजे हैं, 10 से 20 हो गया है, आराम से पियेंगे। 60 से 100 का 120 कर दोगे तब भी पी सकते हैं, क्या कितना बजट है मेरे पास। तो क्या अब आपका लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपका जो 10,000 का जो इनकम था, जो अदर फैक्टर था, इनकम था, वो 10 से 20 हो गया। तो भले ही आपका ये नारियल पानी 60 से 100 हुआ हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, और आप नारियल पानी पीने में अभी भी सक्षम है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये जो सेटरस पेरिबस वाला जो बात है बच्चों, सेटरस पेरिबस जिसको बोलते हैं, जिसको आसान भाषा में क्या लिखा हुआ, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि सेटरस पेरिबस क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही था इसमें।
अब डिमांड क्या होता है, देखिए ये आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स मतलब क्या, एक बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। तो देखिए एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ रहा है। ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चला गया तो ये आपका इनवर्स नहीं कहलाएगा, तब ये नेगेटिव रिलेशन। इनवर्स माने, इनवर्स बोलने का मतलब क्या, नेगेटिव, सेम, दोनों सेम चीज होता है। अगर ये डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट या तो फिर पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा अगर दोनों बढ़ने लगा तो, ठीक है। तो डिमांड आपका क्या है, आपका वो इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्राइस आपका इंडिपेंडेंट है और डिमांड उस पर डिपेंडेंट है, यानी कि प्राइस का बढ़ने या घटने पे डिमांड वैसा रिस्पॉन्स देता है, बढ़ेगा या घटेगा। अगर आप देखिए, आप एक बिजनेसमैन है, आप अपना प्रोडक्ट जो होगा, आपका जो प्राइस है, जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए नारियल पानी था, उसको ना आप 60 से 100 कर सकते हैं। इसका प्राइस को आप ऊपर या नीचे किए, आपका प्रोडक्ट को जो नारियल पानी था उसके हिसाब से ना डिमांड का उस पर रिस्पॉन्स आएगा कि भाई वो घटेगा कि बढ़ेगा। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर प्राइस इंडिपेंडेंट है, इसको आप बढ़ा घटा अपना मर्जी से सकते हैं, लेकिन डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए क्या वो डिपेंडेंट है उस प्राइस पे। अब दोनों में जो भी रिस्पॉन्स आना होगा मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसीलिए सब बोलते हैं प्राइस आपका इंडिपेंडेंट है और डिमांड आपका डिपेंडेंट है। कुछ एजम्पशन देख लीजिए। लॉ ऑफ डिमांड में कुछ एजम्पशन होता है जिसको हम लोग सेटरस पैरिबस बोलेंगे, क्या कि कंज्यूमर का इनकम क्या है, देखिए चेंज नहीं होना चाहिए, जो आपको समझाएं, कंज्यूमर इनकम डज नॉट चेंज। टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन अनचेंज। टेस्ट और प्रेफरेंस यानी कि जो आप जिस प्रोडक्ट को पसंद करते थे वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसको लैंग्वेज में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कोई आपको पसंद था, अब उसको अभी भी आप चेंज नहीं किए हैं। प्राइस रिलेटेड गुड्स यानी कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसमें भी कोई भी प्रकार का चेंजेस नहीं आना चाहिए। जैसे आपका टी और कॉफी, घटिया एग्जाम्पल है लेकिन जो बुक में दिया हुआ है, पेप्सी को ले लीजिए आप समझने के लिए, वो आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। नो चेंज इन फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर में कोई आपको पता है भाई, मतलब अभी का डेट में सबको पता है तो कोई प्राइस में ऊपर नीचे होने वाला नहीं है ये। फिर क्या है, नो चेंज इन पॉपुलेशन साइज और मार्केट, मतलब ना पॉपुलेशन बढ़ा है ना ही मार्केट का साइज बढ़ा है, जस का तस रहेगा वो सब, किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा। तो ये है आपका क्या, आपका एजम्पशन और सेटरस पैरिबस। अब हम लोग देखेंगे क्या कि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या है, कि लॉ ऑफ डिमांड काम कहाँ नहीं करता है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, बुक खोजने दीजिए, तुरंत मिल जाएगा। ये रहा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड कहाँ काम नहीं करेगा, किस जगह पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा, उसका एक्सेप्शन। सबसे पहला क्या है, गिवन गुड्स, ये आप बचपन से सुनते आए हैं। गिवन गुड्स एक ऐसा इन्फेरियर गुड्स है, ठीक है, एक ऐसा इन्फेरियर गुड्स है जिसपे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, जिसपे लॉ ऑफ डिमांड इस गुड्स पे काम नहीं करता है, इन्फेरियर गुड्स पे। क्या होता है, सॉरी गिवन गुड्स में क्या होता है, गिवन गुड्स इन्फेरियर गुड्स पे करता है लेकिन डिफेंड गुड्स पे नहीं करता है। गिवन गुड्स क्या होता है, ये आपका एक प्रकार का इन्फीरियर गुड्स है विच इनकम इज स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका मतलब सिंपल भाषा में क्या है, देखिए सिंपल भाषा में यही बोल रहा है, अगर गिवन गुड्स का दाम बढ़ेगा तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा, बस सिंपल भाषा में वो यही बोल रहा है और कुछ नहीं। अगर इसका डिमांड घटता है तो इसका, सॉरी प्राइस घटता है तो डिमांड भी घटेगा। एक्चुअली ये जो फेनोमिना है ना बच्चों, ये जो गिवन गुड्स का जो फेनोमिना है, जो टर्म आया, एक्चुअली इसको एक साइंटिस्ट नहीं, मतलब क्या नाम है उनका, सर रॉबर्ट गिफिन, कहाँ के थे, स्कॉटिश के थे, स्कॉटलैंड के थे। ये एक चीज ऑब्जर्व करते हैं यूरोप में कि होता क्या है ना, कि जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड, देखिए हम लोग जैसे रोटी खाना पसंद करते हैं ना, यूरोप का लोग ब्रेड खाना पसंद करता है। तो देखता है कि एक फेमाइन काल, मतलब बहुत बुरा परिस्थिति था, उस बुरा परिस्थिति में क्या हुआ कि जैसे जैसे ब्रेड का दाम जब बढ़ा ना, तो पब्लिक लोग ब्रेड को, मतलब जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ा तो ब्रेड का डिमांड भी वो लोग बढ़ा दिया। ऐसा क्यों किया, ठीक है, ऐसा इसलिए किया कि ब्रेड एक ऐसा गुड्स है उन लोग के लिए जो सर्वाइवल के लिए, कुत्ता लोग भौंक रहा है, ब्रेड ब्रेड एक ऐसा गुड्स था कि उस परिस्थिति में, बुरा स्थिति में, ब्रेड आपका सस्ता भी था और पेट भरने का काम भी करता था। तो जब पब्लिक लोग देखा भाई जिससे पेट भर जा रहा है, सस्ता चीज है और पेट भी भर जाता है, तो इसको पब्लिक लोग ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया। भले उसका दाम बढ़े जा रहा है पर उसका दाम जो प्राइस था वो बढ़े जा रहा है, तो ब्रेड का डिमांड भी लोग बढ़ाते चला गया, डर से कि भाई अगर ये भी महंगा हो जाएगा तो फिर खाएंगे क्या। सबसे बेस्ट यही चीज है अभी सर्वाइवल के लिए।
तो ये जो गिफेन गुड्स का कॉन्सेप्ट है ना, वहीं से हिस्ट्री से उठ के आया था। द आइडिया कम फ्रॉम सर रॉबर्ट गिफेन, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट, हु ऑब्जर्व्ड व्हेन ब्रेड प्राइस रोज, यानी कि रोज राइस, द पास्ट टेंस है, पुअर हाउस होल्ड बाउट मोर ब्रेड लेस मीट, देखिए उस समय दो गुड्स होता, मीट महंगा लोग खाते थे, रईस लोग खाते थे, और मेनली गरीब लोग क्या ब्रेड खाते थे। दिस अनयूजुअल केस इज कॉल्ड गिफेन पैराडॉक्स, यानी कि जब वो देखें यही कि भाई ब्रेड लोग कंज्यूम कर रहा है, भले ही उसका प्राइस क्यों ना बढ़ रहा हो, क्योंकि सर्वाइवल के लिए वही सस्ता और अच्छा भी था, इसी कारण से। तो इसी को बोलते हैं क्या, गिफेन गुड्स। इंडियन लैंग्वेज में गिफेन गुड्स किसको बोला जाता है, आपको बोलते हैं किसको, बाजरा, ज्वार, लो क्वालिटी ऑफ राइस कंज्यूम बाय द वेरी पुअर पीपल। अब ये ना बहुत ओल्ड एग्जाम्पल है, ये सदियों का एग्जाम्पल है। इसको हम लोग बोल तो देते हैं बच्चा लोगों को गिफेन गुड्स, लेकिन कोई बच्चा ना कहीं पलट के इसका प्राइस चेक नहीं करता है। बच्चे लोग कोई पलट के पूछता नहीं, अगर पलट के पूछ दीजिएगा ना, तो ये जो बाजरा है, ये जो ज्वार है, अगर गूगल में प्राइस चेक कीजिए, 100 रुपए से नीचे कम नहीं आएगा। 100 रुपए केजी का हम बात कर रहे हैं, 100 रुपए केजी, समझ में आ रहा है? तो कौन हिसाब से आपको लगता है वो इन्फीरियर गुड्स है? तो बच्चों वो उस समय का जो टाइम था ना, ये जो वॉर एरा था ना, वो उस समय में क्या ये लोग फ्री में अवेलेबल, मतलब फ्री में अवेलेबल नहीं, मतलब ये उग जाता था। अपने कभी दादा दादी अगर आपके होंगे, अगर गांव से बिलोंग करते होंगे, देखिए नेचर का एक खास चीज होता है कि नेचर जिसको पैदा करती है तो पालने पोसने का जिम्मेदारी भी उठा लेती है। वो इंसान होता है जो अननेसेसरी डिजायर को लाता है कि भाई उसको घर, रोटी, कपड़ा सब चाहिए, वरना प्रकृति उसको सब कुछ दी रहती है। तो पेट भरने के लिए उस समय ये जो ज्वार और बाजरा सब है ना, ये लोग जंगल में कहीं भी उग जाता था। इसको आप तोड़ के पीस करके रोटी बना खा सकते थे, आपका सेहत भी एकदम स्ट्रांग रहता, हेल्थ भी एकदम स्ट्रांग रहता, दोनों का मतलब से मतलब शरीर भी अच्छा रहता, मजबूत ताकत भी मिलता, और आपको साथ साथ क्या बोलते हैं, हेल्थ भी आपका अच्छा रहता, शारीरिक ताकत भी मिलता और आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा। ये कुत्ता बहुत भौंक रहा है, खैर इग्नोर कीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो गिफेन गुड्स आखिर होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए इधर है आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज, मतलब प्रेस्टीज गुड्स आसान भाषा में समझ लीजिए। प्रेस्टीज गुड्स या उसको बोलते हैं क्या, स्नॉब अपील या बेबलिन गुड्स। इसका मतलब क्या है, जो रईस लोग होते हैं ना, यहाँ देखिए, जो रईस लोग होते हैं वो कुछ सामान को अपना स्टेटस के लिए खरीदते हैं, दिखावटी के लिए, इसलिए खरीदते हैं उसको क्योंकि वो महंगा है। तो उसको खरीदा कब जाएगा, जब उसका दाम ज्यादा होगा तभी उसका डिमांड बढ़ेगा, केवल रईस लोग के लिए, केवल रिच पीपल के लिए, जो केवल स्टेटस के तौर पर दिखाना चाह रहा है। तो यहीं पर, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, goods for demand rises when price become higher, itself give prestige status और social recognition। तो जो होता है ना, उसको मेटेरियलिस्टिक खुशी मिलता है इन सब चीजों पे, सामान दिखा करके देखो मेरे पास ये है वो है, इस टाइप का वो लोग को खुशी मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रेस्टीज गुड्स। क्या सामान दिखाने में आपको रियलिटी में खुशी मिलेगा? जवाब है नहीं। मेरे हिसाब से सामान से, कोई प्रेस्टीज वाला गुड्स से आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा बच्चों। ये आपका मन का वहम है कि आप लैम्बोर्गिनी कार में बैठिएगा तो आपको खुशी मिलेगा, नहीं, हम आपको एकदम बता रहे हैं, खुशी लैम्बोर्गिनी कार में बैठने से नहीं मिलता है। उस लैम्बोर्गिनी कार में जब तक एक नौटंकी करने के लिए, ड्रामा करने के लिए आपका दोस्त नहीं बैठा हो ना, वो लैम्बोर्गिनी कार किसी काम का नहीं है। दूसरा को जला करके खुशी पाना को खुशी नहीं बोलते हैं, ठीक है? दूसरा को तकलीफ दे करके, उसको जेलसी फील करा के खुद को ये करना थोड़ा सा, मतलब उसमें खुशी पाना, उसको खुशी नहीं बोलते हैं। आज आप अपना दोस्त से अमीर हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपसे बड़ा रईस कोई ना हो, आपसे भी रईस होगा और आपसे भी कोई रईस, उससे भी रईस कोई आ सकता है। इस संसार में हमेशा यही चलते आया है, आपसे भी ज्यादा कोई रईस होगा, उससे भी ज्यादा कोई रईस होगा। तो रईस लोग के साथ ये सब बहुत दिक्कत होते रहता है। तो अगर आप प्रेस्टीज गुड्स को लीजिएगा, बात कीजिएगा, तो खुशी अगर आप सामान में ढूंढिएगा ना तो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है? बाइक में बैठ जाइए अपना दोस्त के साथ, दम भर नौटंकी ड्रामा ही कीजिए, उसमें ज्यादा मजा आ जाएगा। बस एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। बोलने को आप बोल सकते हैं सर आपको अच्छा दोस्त भी नहीं मिल रहा है, हम लोग को अच्छा दोस्त भी नहीं मिलता है। मिलता है बच्चों, मिलता है, बस अपना ख्वाहिश को जरा समझने की कोशिश कीजिए। जैसा आप खुद हैं वैसा अपना फ्रेंड भी खोजिए, ठीक है? अगर आपका मेंटालिटी जैसा है, अपना दोस्त का मेंटालिटी भी वैसा रही है, देखिए जोड़ी बहुत मस्त बनेगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल वगैरह, लग्जरीज कार, डायमंड, ब्रांडेड वॉच दिखाने के लिए, ठीक है? फिर क्या है नेक्स्ट, इसी में एक चीज आता है क्या, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को क्या बोलते हैं, आपका बैंड
बैंड वैगन इफेक्ट और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट सेम चीज होता है। अब ये कैसे अलग है आपका आपका प्रेस्टीज गुड्स से? ठीक है, अलग ऐसे है। बैंड वैगन इफेक्ट या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या है ना, ये जो इफेक्ट है ना बच्चों, पता नहीं क्यों इतना भौंक रहा है, हमको गुस्सा आ रहा है। बैंड वैगन इफेक्ट क्या है? ये गुड्स को हम लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि दूसरा लोग खरीद रहा है। ये मतलब होता है ना, फैशन की तरह होता है। सबको देखा भाई ये चीज खरीदे तो हम भी खरीद लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैंड वैगन इफेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा है पीपल बाय गुड्स टू फॉलो ट्रेंड और फैशन एंड डिमांड इंक्रीज बिकॉज एवरीवन एल्स इज कंज्यूमिंग इट। अब भले उसका दाम बढ़ रहा हो, होता है ना, हर कोई ट्रेंड में रहना चाहता है, हर कोई फैशन में रहना चाहता है। अब भले उसका दाम बढ़ रहा हो लेकिन फिर भी उसका डिमांड बढ़ेगा, तो भाई फैशन में रहना सबको जरूरी है, सबको अच्छा लगता है। भेड़ बकरी वाला हाल, सब अगर कूद रहा हम भी कूदेंगे। देखिए आपको जो पसंद है वही कीजिए, दुनिया क्या करता है नहीं करता है, फैशन में रहना हर बात जरूरी नहीं है। आपको लगता है कि जो आप पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं सही है, लाख को कुछ भी बोले मत कीजिए, आपको खुशी मिल रहा है ना जी। दूसरा को खुश करने के चक्कर में रहिएगा, आपको लिख के देते हैं, कभी खुश नहीं कर पाइएगा। संसार में सबको खुश करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अभी ध्यान देते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस राइजेस, यानी कि आपको एहसास हो रहा है कि भाई फ्यूचर में कोई चीज का दाम बढ़ेगा। ये हम लोग मिडिल क्लास लोग और इंडियन फैमिली करते हैं। देखिएगा जब प्याज का जब बढ़ने वाला होता है ना, तो भले दाम बढ़ रहा है लेकिन हम लोग भर करके अपना बेड के नीचे रख देते हैं। ठीक है, बेड के नीचे घुसा देते हैं कि भाई दाम बढ़ जा रहा है और खरीद के रख लो, बाद में बहुत दिक्कत होगा। तो ये वही है, समझ में आया? If people expect price rises in future, they may buy more now even if the current prices rises। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इमरजेंसी ऑफ अर्जेंट नीड्स, ये इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? कोरोना। अब कोरोना में कोई चीज का दाम बढ़ रहा था, भले राशन सबका दाम बढ़े जा रहा था, दाल आपका 120 से आपको 150, 200, 180 पार कर रहा था, भले दाम बढ़े जा रहा था, प्राइस बढ़े जा रहा था, लेकिन फिर भी पब्लिक लोग डर से खरीद रहा था भाई कि पता नहीं कब लॉकडाउन फिर दोबारा खुलेगी नहीं खुलेगी। तो इमरजेंसी और अर्जेंट नीड्स भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मेडिसिन और इसेंशियल फूड आइटम, कोरोना टाइम में आपको पता चल गया होगा। इग्नोरेंस, सम टाइम कंज्यूमर थिंक हायर प्राइस मीन्स बेटर क्वालिटी। ये इग्नोरेंस बोलिए या एक प्रकार का फैक्ट, दोनों आप बोल सकते हैं, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, बट एक हद तक ये ट्रूथ होता है कि मैं थोड़ा ज्यादा पैसा दे रहा है तो थोड़ा अच्छा सामान मिलेगा। अब ये 100% करेक्ट नहीं होगा लेकिन एक हद तक सही है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ज्यादा पैसा दे करके भी उसका डिमांड को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर भी देखिए काम नहीं कर रहा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कब काम करेगा? जब इनवर्स में चले, प्राइस भी बढ़ रहा है डिमांड भी घट रहा है, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, दोनों इनवर्स होना चाहिए, एक बढ़ रहा है एक घटे, लेकिन यहाँ देखिए दोनों बढ़ रहा है। समझ, ऐसे पहले जितना बताया वो भी वही केस था, दोनों बढ़ रहा होगा दोनों घट रहा होगा। फिर क्या? स्पेक्युलेटिव गुड्स, यानी कि सट्टाबाजी टाइप होता है ना, उसको बोलते हैं क्या? स्पेक्युलेशन, अनुमान लगाना। इफ स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट पीपल बाय मोर प्राइस इन राइजिंग एक्सपेक्टिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स। जैसे जमीन का दाम बढ़े जा रहा है, फिर भी पब्लिक लोग क्या उसको और खरीद रहा है, और खरीदा क्यों? ताकि उसको पता भाई आज खरीद ले रहे हैं, कल इसको हम खरीदे भले ही 1 लाख में, कल इसको बेचेंगे कितना? 10 लाख में, तो और खरीदे जा रहे हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? स्पेक्युलेटिव गुड्स। तो ये सब कुछ एक्सपेक्टेशन था जिसपे आपका डिमांड काम नहीं करता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड, ये टॉपिक बच्चा को लगता है कि मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसको ये लोग क्या करता है? इग्नोर कर देता है, या ये बोलिए लोग को आइडिया नहीं होता भाई ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जब एक लाइन में कहीं जब ये गॉड डाल देगा ना, क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड, और आपको डिफरेंस बताना हो तो बहुत दिक्कत करता है बच्चों। और साथ में इसमें इतना ही नहीं और भी बहुत सारा वर्ड आएगा, जैसे कि आपका क्या? आपका इंक्रीज इन डिमांड, आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और आपका क्या? डिक्रीज इन डिमांड। इस टाइप का बहुत सा टर्म आता है। अगर आपको सबका मतलब नहीं पता हो ना, तो ऑब्वियस है आप क्वेश्चन गलती कीजिएगा, और वहां पर आपको बहुत तकलीफ होगा कि छोटा सा डिफरेंस बिटवीन था, देख लेते तो फिर दिक्कत नहीं होता। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। पहला क्या है हम लोग का? क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड या चेंज इन डिमांड किसको बोलते हैं? देखिए क्वांटिटी डिमांड तब कहलाता है ना, जब अगर आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का प्राइस को अगर आप बढ़ाइएगा या प्राइस को घटाइएगा, और उसके बढ़ने या घटने से आपका डिमांड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, तब कहलाता है क्या? वो आपका क्वांटिटी डिमांड। यानी कि आपका प्रोडक्ट अगर आप प्राइस बढ़ाते हैं और उसके कारण आपका डिमांड गिरा, या प्राइस घटाते हैं उसके कारण आपका डिमांड बढ़ा, ये कहलाता है, ये प्रकार का जो डिमांड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्वांटिटी डिमांड। इसलिए इसको सिंपली हम लोग देखिएगा लॉ ऑफ डिमांड में सिंपली डिमांड नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिमांड।
तो ये होता है बच्चों आपका क्वांटिटी डिमांड। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया हो, ठीक है। केवल प्राइस व्हेन देयर इज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब खुद का प्राइस, सामान प्रोडक्ट का जब प्राइस पे जब चेंजेस आए ना, तब कहलाता है कि आपका क्वांटिटी डिमांड। लेकिन आपका डिमांड, उस प्रोडक्ट का डिमांड किसी और कारण से बढ़ा, अदर फैक्टर के कारण, वेदर देयर इज चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा किसी कारण से आपका डिमांड बढ़ता है प्रोडक्ट का, तो उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। आपका डिमांड बढ़ा बट उसका कारण प्राइस नहीं था कि भाई प्राइस घटा इस कारण से आपका डिमांड बढ़ा, नहीं, ये कारण नहीं था। हो सकता है कि इनकम बढ़ गया हो, उसके कारण आपका डिमांड बढ़ा हो, उसको क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड। तो ये दोनों में मेन अंतर है बच्चों, जहां पर बच्चा लोग इसको इग्नोर कर देता है, तो इसको अच्छा से दिमाग में अपना रख लीजिए। क्वांटिटी डिमांड बोलने का मतलब क्या हो गया कि जब खुद का प्राइस में जब चेंजेस आएगा प्रोडक्ट का, तब क्या कहलाएगा, क्वांटिटी डिमांड। और अगर आपका डिमांड बढ़ा है पर प्राइस, प्राइस के कारण नहीं, प्राइस के घटने बढ़ने कारण नहीं बढ़ा है, वो किस लिए बढ़ा है, आपका इनकम बढ़ गया हो या टेस्ट प्रेफरेंस, आपका प्रोडक्ट पब्लिक को पसंद आ गया होगा, तब ऐसा हुआ है। उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। अब देखिए क्वांटिटी डिमांड चेंजेस और यहाँ पर डिमांड इटसेल्फ चेंज, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, छोड़ दीजिए। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम कर्व, इसका मतलब क्या हुआ, और यह देखिए डिमांड अगर आपका शिफ्ट होता है, यहाँ देखिए समझ में आ जाएगा। ये नहीं भी ठीक से दिख रहा तो रुकिए हम इसको बना देते हैं दोबारा। ये मान लीजिए आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। तो मान लीजिए पहले इतना नॉर्मल प्राइस था, ठीक है ना, इतना, जब इतना प्राइस था तो इतना सामान हम लोग का वो बिक रहा था, ठीक। अब किसी कारण से अगर प्राइस बढ़ता है, ऊपर आया, तो आपका डिमांड क्या होगा, घटेगा। देखिए तो सेम मूवमेंट बोलने का मतलब है, देखिए इसी कर्व में, यही कर्व है अभी भी, इसी कर्व में देखिए आपका प्राइस क्या ऊपर चला गया, तो यहीं पर था क्या, देखिए ऊपर जा रहा था, और यहीं पर क्या देखिए आपका नीचे आ रहा था। अगर प्राइस गिरेगा तो क्या होगा, आपका यहां से नीचे आने लगेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन सेम डिमांड कर्व। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम डिमांड कर्व, इसी डिमांड कर्व में ही, इसी डिमांड कर्व में ही या तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है या तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए हो रहा था, ठीक। लेकिन जब बात कीजिएगा लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है, शिफ्ट, वर्ड याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, शिफ्ट। शिफ्ट बोलने का मतलब क्या, ये आपका डिमांड कर्व था, और अगर जब डिमांड बढ़ेगा प्राइस के अलावा किसी कारण से, तो ये जो पहले था ना, ये उठ करके इधर चल जाएगा, ये डिमांड कर्व इधर ऊपर राइट अपवर्ड की तरह या राइट की तरफ शिफ्ट कर गया, और अगर घटेगा तो राइट की इधर लेफ्ट की तरफ क्या होगा, वो शिफ्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर यही डायग्राम था, या तो इधर जा रहा होगा या तो फिर ये इधर आ रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक। तो ये दो था इंपॉर्टेंट। अब यही मूवमेंट ऑफ अलोंग था, ये जो बता दिए। अब इसी में आ जाइए इधर, ये खत्म होते ही आपको दूसरा जरूरत पड़ेगा क्या, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड कम हुआ है, तो जब दिमाग लगा बताइए कम कैसे हुआ होगा। आपका डिमांड अगर घटा है तो लॉ ऑफ डिमांड के साथ क्या होगा, आपका प्राइस जरूर बढ़ा होगा, क्योंकि ये प्राइस के कारण आपका ऊपर नीचे होता है। देखिए ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आपका क्या हो रहा है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डिमांड और घट रहा है। तो देखिए डायग्राम कैसा बनेगा इसका, डायग्राम इस तरह से बनेगा, ये वाला। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हम बना के दिखाते हैं, देखिए कहाँ बनाए, यहाँ देखिए बनाते हैं। क्या लिखा हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस का बढ़ने से डिमांड घटना चाहिए, यही लिखा हुआ है ना। देखिए एक बार, ये डिमांड कर्व है, पहले इतना प्राइस हुआ करता था, इतना प्राइस पे इतना सामान हम लोग बेचते थे, ठीक। अब प्राइस बढ़ा यानी कि ऊपर गया, तो यहाँ ऊपर आया तो ये नीचे इधर आ जाएगा सीधा सीधा। तो देखिए पहले हम लोग कितना बेचते थे, पहले हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेल करते थे, यानी कि पूरा ये ब्लू वाला एरिया। अब प्राइस बढ़ा, देखिए केवल यहाँ से यहाँ तक ही बेच पा रहे हैं, तो हटा कि नहीं, ये देखिए यहाँ पर घिसक करके ये आगे है। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए वही डायग्राम था, ये वाला। और यहाँ क्या है, डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड डिक्रीज कर रहा है, यानी क्या अदर फैक्टर के कारण वो कर रहा है, प्राइस को छोड़ करके। तो उसमें क्या होगा, डिमांड कर लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए नॉर्मली था, अब ये घिसक करके इधर आ जाएगा, क्या कहलाएगा आपको, ये डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अब सेम लाइकवाइज इधर आ जाइए, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। अब इसको भी समझ लीजिए, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली प्राइस घटा होगा तब ना। अगर आपका डिमांड बढ़ रहा है, लॉ ऑफ
डिमांड के कारण, तो ऑब्वियस प्राइस घटा होगा। तो ये लिखा हुआ है ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, आपका डिमांड क्या बढ़ रहा है। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा इस टाइप से। ये पहले नॉर्मली था, इतना प्राइस पे हम लोग इतना क्वांटिटी हम लोग बेच दिया करते थे। अब मान लीजिए देखिए प्राइस गिरा, तो प्राइस अब यहाँ से नीचे आ गया, तो प्राइस नीचे आया, देखिए डिमांड भी हम लोग का बढ़ गया। अब ये P0 पे देखिए Q0 तक का सेल कर रहे हैं। पहले पहले केवल यहीं तक था, अब क्या, अब यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो क्वांटिटी क्या हो ज्यादा हो रहा है। क्योंकि ये वाला ग्राफ प्राइस का होता है, ये क्या होता है आपका क्वांटिटी का होता है, तो इधर वाला क्वांटिटी दिखा रहा है। ठीक है, तो अब क्या आप ज्यादा क्वांटिटी में आप सेल कर पा रहे हैं। प्राइस गिरा है तो आपका ज्यादा क्वांटिटी में यानी कि सेल हो रहा है, क्या डिमांड आपका एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, एक्सपेंड वर्ड क्यों बोल रहा है, क्योंकि कमोडिटी और प्राइस में चेंजेस आ रहा है, इस कारण से। इंक्रीज इन डिमांड कब कहलाएगा, जब आपका प्राइस को छोड़कर दूसरा किसी कारण से आपका डिमांड बढ़ेगा, तो क्या होगा, आपका डिमांड का शिफ्ट होगा किधर, राइट वर्ड इधर, यानी कि वो घिस करके इधर चला जाएगा। ये देखिए, ये रहा उसका डायग्राम। ठीक है, और ये वाला देखिए यहाँ पर ये घिसा करके नीचे आया है, और इस पे क्या है देखिए, ये सीधा इधर राइट वर्ड की तरफ मूव कर गया है। तो ये था बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, यकीन मानिए पूछता है। क्वेश्चन पेपर गौर से पढ़िए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और आपका इंक्रीज इन डिमांड ऐसे लिखा रहता है, और चेंज इन डिमांड और क्वांटिटी डिमांड तो है ही। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इसी को दूसरा नाम से क्या पुकारते हैं, कॉज ऑफ चेंज इन डिमांड। ठीक है, चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर, या नॉन प्राइस फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, इन सब का मतलब सेम होता है। इन सब का मतलब क्या आपका सेम ही होता है। तो सुन लीजिए, चाहे इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलिए, क्या क्या डिमांड पे जो इफेक्ट करेगा, चेंज इन डिमांड बोलिए, चाहे शिफ्ट इन डिमांड कर बोलिए, चाहे नॉन प्राइस फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, इन सब का मतलब सेम ही होता है। पहले तो आप ये जानिए। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि भाई कौन कौन सा फैक्टर है जो आपका चेंज इन डिमांड यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कहलाता है। देखिए, प्राइस का बढ़ने के कारण आपका डिमांड अगर घट रहा है, और अगर प्राइस का घटने के कारण आपका डिमांड बढ़ रहा है, तो ये आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहलाता है। ठीक है, ये आपका चेंज इन डिमांड नहीं कहलाएगा। तो ये जो प्राइस जो फैक्टर है, ये आपका अलग चीज हो जाता है। ठीक है, इससे अगर डिमांड आपका घटेगा बढ़ेगा, तो वो आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहलाता है। क्या, क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, यहां पर जो आप पढ़िएगा डिटर्मिनेंट्स, चाहे शिफ्ट इन डिमांड, और इसमें आपका शिफ्ट इन डिमांड नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है, सेम मूवमेंट होता है, सेम मूवमेंट होता है कर्व में। लेकिन आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या आपका शिफ्ट इन डिमांड का, यानी कि सीधा वो शिफ्ट होगा, ये अलग चीज होता है। अगर आपका डिमांड प्राइस फैक्टर नहीं था, प्राइस के नहीं, मान लीजिए इनकम बढ़ा, इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनकम बढ़ा, उसके कारण आपका डिमांड बढ़ा, तो समझ लीजिए आपका इसमें आएगा। इसे बोलते हैं क्या, नॉन प्राइस फैक्टर। प्राइस के कारण नहीं, वो डिमांड आपको दूसरा कारण से बढ़ रहा है या किसी दूसरा कारण से घट रहा है, प्राइस से वो मेन कारण नहीं है। तो ये जानना आपको जरूरी था बच्चों। अब चलिए एक एक करके देखते हैं सब है क्या। सबसे पहला क्या, इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर का इनकम से कैसे डिमांड पे आपका इंपैक्ट पड़ेगा, सो देखिए। इस पे दो तरह का गुड्स है, एक है आपका नॉर्मल गुड्स, एक क्या है आपका नॉर्मल गुड्स, और एक है हम लोग क्या, इन्फीरियर गुड्स। क्या होता है नॉर्मल गुड्स इन्फीरियर गुड्स की, आम पब्लिक के लिए वैसे कोई नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है नहीं। ठीक है, हम लोग जनरली समझ लेते हैं कि जो अच्छा क्वालिटी का सामान होगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, और जो खराब क्वालिटी का सामान होगा उसको बोलते हैं हम लोग इन्फीरियर गुड्स। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर मतलब जो इंसान है उसका इनकम क्या है, इसके ऊपर वो निर्भर करता है कि उसके लिए क्या नॉर्मल गुड्स होगा और आपके लिए क्या नॉर्मल गुड्स होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए लाइफ बॉय जो साबुन है 10 रुपए का मिलता है, आपको लगता होगा भाई वो इन्फीरियर साबुन, उससे नहीं नहाना चाहिए, आप नहाइएगा थोड़ा महंगा साबुन में, मान लीजिए 30 रुपए वाला कोई साबुन से नहा रहे हैं, तो उसको आप बोलते हैं क्या नॉर्मल गुड्स, और लाइफ बॉय साबुन को क्या बोलते हैं आप, इन्फीरियर गुड्स। बट आपसे भी ज्यादा अच्छा पैसा कमाता होगा, अगर फैमिली आपसे भी थोड़ा रईस होगा, वो लोग नहाता होगा 100 रुपए वाला साबुन में, या साबुन में कोई और चीज में नहाता होगा, पता नहीं कुछ होगा। ठीक है, और उसका कीमत कितना पड़ रहा है, 100 रुपया, तो उसके लिए वो नॉर्मल गुड्स है। और ये जो आप जो 30 रुपए जो साबुन में जिस साबुन से भी नहा रहे थे 30 रुपए, उसके लिए वो इन्फीरियर गुड्स है। तो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होता है आपका नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स का। पहला बात तो ये।
अब बात करते हैं भाई कि इसमें रिलेशनशिप क्या है, क्या बोलता है दोनों का रिलेशनशिप अलग अलग। नॉर्मल गुड्स रिलेशनशिप क्या इनकम के साथ है। अगर इनकम बढ़ता है, जैसे थोड़ा पहले बताया इनकम वाई से नोट होता है, ठीक है। अगर इनकम बढ़ता है तो आपका नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा। वैसे पैसा बढ़ेगा तब अच्छा चीज खाना चाहिएगा, तो क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ेगा। अगर पैसा घटता है, आपका सैलरी इनकम कम होता है, तो आपका नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन भी कम कर देगा, क्योंकि वो महंगा पड़ेगा, खरीद नहीं पाइएगा भाई। तो क्या होगा, उसका डिमांड कम होगा। तो ये लिखा हुआ है, तो पढ़ लीजिए। व्हेन प्राइस फॉल क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, ठीक है। प्राइस, ये प्राइस को लेकर लिख दिया है। एंड व्हेन राइजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, विद राइज इन इनकम डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। ये लाइन काट दीजिए, ये लाइन काट दीजिए। यहां से देखिए मैंने, विद राइज इन इनकम डिमांड आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अगर इनकम राइज करेगा तो आपका नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी इंक्रीज करेगा, यही लिखा हुआ है। इन्फीरियर गुड्स का बात कीजिए। इन्फीरियर गुड्स में समझ लीजिए, अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आपका जो इन्फीरियर गुड्स है उसका डिमांड घटेगा। क्यों? पैसा बढ़ गया तो सस्ता चीज कौन खाएगा। आप ही का पैसा मान लीजिए पहले 50,000 का सैलरी था, अब 80,000 हो गया, तो 30 वाला साबुन से नहाते थे, अब थोड़ा और 50 वाला साबुन खरीदिएगा, महंगा वाला साबुन से नहाइएगा। तो क्या होगा, इन्फीरियर गुड्स कोई भी खरीदना नहीं पसंद करेगा इनकम बढ़ने पे। इसका उल्टा भी होगा, अगर इनकम गिरता है तो भाई पैसा कम पड़ रहा है, तो भाई जो वही वापस जिसमें थे उसी में चल जाते हैं। तो क्या होगा, इन्फीरियर गुड्स का डिमांड वापस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका इन्फीरियर गुड्स का ये। अब बात कीजिए, ये इधर रहने दीजिए, इसको काट दीजिए, मैंने यहां से फोकस कीजिए। राइज इन इनकम डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीजेस, ठीक है। ये था क्या आपका इनकम को, इनकम से रिलेशन बता रहे हैं। आगे देखिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस बोलने का मतलब है कि आपको कैसा प्रोडक्ट लगा। टेस्ट का मतलब वो नहीं कि उसको आप ऐसे चाट के देखिएगा, वो नहीं था। टेस्ट और प्रेफरेंस यहाँ बोलने का मतलब आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, वो। अगर पॉजिटिव रिव्यू रहा, पसंद आया, तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। अगर प्रोडक्ट खराब लगा, बेकार है, तो क्या होगा, डिमांड घटेगा, ठीक है। अब नेगेटिव रिव्यू रहा, मतलब नेगेटिव रहेगा तो मतलब डिमांड घटेगा। जैसे कि, हालांकि पॉसिबल नहीं है, फालतू एग्जाम्पल है। फेयर एंड लवली का बात कीजिए, जैसे कि वो बंद हो गया, वो ग्लो एंड लवली हो गया। अगर वो सच में काम करता तो क्या होता, सब कोई उसी को खरीदता और उसका डिमांड बढ़ता, बढ़ता कि नहीं। पर ऐसा नहीं है, कुछ काम नहीं करता, बोलने के लिए खाली है। तो आपको टेस्ट एंड प्रेफरेंस समझ में आ गया होगा। अब प्राइस रिलेटेड गुड्स। प्राइस रिलेटेड गुड्स बोलने का मतलब होता है आपका आएगा दो प्रकार का गुड्स, एक है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूट गुड्स और आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स उस गुड्स को बोलते हैं जो अगर एक गुड्स अवेलेबल ना हो, अगर गुड्स ए अवेलेबल ना हो तो गुड्स बी भी उसी जैसा सेम काम करता है, इसलिए आप गुड्स बी को खरीद लिए। जैसे कि इसमें जो एग्जांपल दिया, क्या दिया हुआ है, टी एंड कॉफी। पर ये एग्जांपल आपका एनसीईआरटी किताब में जो इसे देना पड़ता है, हालांकि ये बहुत वाहियात एग्जांपल है, टी एंड कॉफी। इससे बेटर क्या है, पेप्सी एंड कोको कोला, ठीक है। पेप्सी कोको कोला ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही लगता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलने का मतलब क्या है कि एक गुड्स की जगह आप दूसरा गुड्स को स्विच ऑफ कर गए, मतलब उस पर चले गए क्योंकि वो सेम था। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट गुड्स। गुड्स दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसको बोलते हैं जिस गुड्स को हम लोग एक साथ कंज्यूम करते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल पे, कार और पेट्रोल। कार चलाने के लिए सबको पेट्रोल चाहिए, अब इलेक्ट्रिक कार आ गया, वो अलग बात है। पेन और इंक, पेन चल रहा है तो क्या आपको इंक भी चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उस गुड्स को बोलते हैं जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं एक साथ। और सब्स्टिट्यूट गुड्स उस गुड्स को बोला जाता है जिसको अगर एक गुड्स अवेलेबल ना हो तो हम लोग दूसरा गुड्स से काम चला लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखी दिए। अब रिलेशनशिप देखिए, ये आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड का कॉन्टेक्स्ट में, और ये आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड का कॉन्टेक्स्ट में। कैसे, देखिए, मान लीजिए टी का दाम बढ़ता है, ठीक है। इसी का एग्जांपल देना पड़ता है बच्चों, क्योंकि बुक में एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, तो टी और कॉफी ही देना पड़ता है, क्या बोलिएगा। अगर चाय का दाम बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, लोग जो है कॉफी खरीदना स्टार्ट कर देगा। ये चाय का, सॉरी, ये देखिए लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करेगा। टी का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, टी का प्राइस बढ़ा, जब टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी के साथ क्या होगा, कॉफी का डिमांड क्या होगा, तो बताइए। टी का प्राइस बढ़ने पे आपका कॉफी का डिमांड बढ़ेगा। अब बोलेगा सर ये तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है, यहाँ तो प्राइस बढ़ गया है और क्वांटिटी भी बढ़ गया है। उसका तो उल्टा होना चाहिए, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड घटना चाहिए था।
प्राइस बढ़ने पर डिमांड करना चाहिए था। अरे बच्चों वो इस प्रोडक्ट पे ना लागू होगा, ये तो आप सब्स्टिट्यूट गुड्स देख रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स देख रहे हैं ना, याद रखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या, जो आप टी के जगह कॉफी में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, देखिए अब उसको और डिटेल में देखें समझ लीजिए। टी का केवल बात करते हैं यहाँ पर, इसका अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड घटा, लेकिन कॉफी क्या है, उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इसका प्राइस तो जस्ट का तस्ट था, सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, तो इसका डिमांड बढ़ेगा क्योंकि इसका प्राइस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई दोनों का तो सेम टाइप का टेस्ट है, मान के चलिए, हालांकि होता नहीं है, पेप्सी कोको ले लीजिए, तो टी का जो प्राइस था वो बढ़ रहा है, तो इसका जो कस्टमर होगा वो क्या होगा, इसका कस्टमर क्या होगा, आपको कॉफी की तरफ स्विच कर जाएगा, यानी कि पेप्सी कोको कोला लीजिए, पेप्सी का अगर कस्टमर पेप्सी का दाम प्राइस बहुत बढ़ा देगा तो क्या करेगा, आदमी लोगों को कोला पीने पर लगेगा, है कि नहीं, तो इस पे वो स्विच कर जाएगा, तो इसलिए इसका बढ़ने पे इसका डिमांड तो गिरेगा ही गिरेगा, तो यहाँ पर लॉ डिमांड काम कर रहा है, लेकिन कॉफी का डिमांड क्या होगा, इसका प्राइस सेम था, कॉफी का डिमांड क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा, तो जब ये अपना प्राइस बढ़ाया तो कॉफी में क्या हो रहा है, उसका डिमांड बढ़ रहा है, तो इसलिए देखिए इधर भी बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ रहा है, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। समझ में आया? अब बात कीजिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसे? हालांकि उतना ऑथेंटिक एग्जांपल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वही देते हैं। अगर पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ेगा ना, तो आदमी लोग कार का डिमांड कम कर देगा। हालांकि कार इतना महंगा चीज है कि पेट्रोल के साथ उसका कोरिलेशन दिखाना अच्छा नहीं है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, वही सब एग्जाम्पल दिया रहता तो वही सब एग्जाम्पल देना पड़ता है। चेंज एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, उसमें कोई भी दूसरा चीज ले सकते थे, पेन और इंक का ही था, ठीक है। तो यहाँ पर सैंपल समझ लीजिए कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड क्या होगा, घटेगा। अगर पेट्रोल का प्राइस अगर घटता है तो कार का डिमांड भी क्या है, बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, कार इतना महंगा चीज है कि उसके साथ इसको आपस में कोरिलेट करना सही नहीं होगा, लेकिन क्या बोलेगा, एग्जाम्पल था इसलिए यही दे रहे हैं। इफेक्ट इन प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफ द प्राइस ऑफ वन इंक्रीज डिमांड फॉर अदर ऑल्सो इंक्रीज, ये थोड़ा देर पहले बताएं। इफ द प्राइस वन इंक्रीज डिमांड फॉर अदर डिक्रीज। तो आई होप आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। ग्राफ के तौर पे इसको हम नहीं बताएं क्योंकि जरूरत नहीं रहता हम लोग ग्राफ का, तो इसमें इतना ही बच्चों।